हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन का चैप्टर 8, जो कि है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर को हमने 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा 5वां लेक्चर है इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एक दोबारा से रिविजन्स करेंगे हम इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम 10 एमसीक्यू के साथ क्या करेंगे, ऑल ओवर एक प्रॉपरली रिविजन्स करेंगे इस चैप्टर में। ऑलरेडी इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। कल हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। जब फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 10 और चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूट यानी कि एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी का जब फर्स्ट पार्ट प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 11 तक एक प्रॉपरली विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ ऑल चैप्टर का हम एक ही वीडियो में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अप्रोक्स वो कम मिनिमम जो भी टाइम में हो उसको हम रिकॉल करेंगे और रिवीजन करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम 11th क्लास की जो सेकेंड बुक है, जो कि है हमारी पॉलिटिकल थ्योरी, उसको कंप्लीट करेंगे। पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम एम लक्ष्मीकांत का दोबारा से जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे हमारे सेकंड पार्ट कंप्लीट होगा तब हम अपना 12th क्लास की पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी 6th क्लास से लेकर के 11th क्लास के फर्स्ट बुक आपको कंप्लीट करा दी गई है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया, आप उस पर जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो गया, स्टैंडर्ड हिस्ट्री की बुक हो गई, एम रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, आर्ट एंड कल्चर की बुक हो गई, वो सारी आपको प्रोवाइड कराई गई है टेलीग्राम पे। आप वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उससे जाकर के टेलीग्राम से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का प्रैक्टिस और प्लस रिविजन सीरीज। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो दो स्टेटमेंट दिए गए, इन दोनों रिगार्डिंग में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके लिए, तो डीपीएसपी के लिए। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि हमारा जो डीपीएसपी है इसका कंसेप्ट जो मेंशन है वो किस में मेंशन देखने को मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखने को मिलता है। दूसरा, डीपीएसपी आर नॉट लीगली इन्फोर्स, यानी कि इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता या ये कानूनी रूप से योग्य नहीं है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 and 2 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है, वो उसका अगर हम बात करते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 में, तो डीपीएसपी हमें किस नाम से देखने को मिलता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 95 में देखने को मिलता है। और उसी से हमने अपना डीपीएसपी एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। या और दूसरी बात करें तो जो हमारा डीपीएसपी है उसे कानून के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमारा दोनों स्टेटमेंट क्या है, तो करेक्ट है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कंसिस्ट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर अ मैन एंड ह्यूमन, यानी कि इसमें यह बताना है कि डीपीएसपी के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो ये कहता है कि सेम काम करने के लिए, यानी कि इक्वल काम करने के लिए इक्वल वर्क और इक्वल पे होना चाहिए मैन और ह्यूमन दोनों के लिए। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 31, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 41, ऑप्शन डी है आर्टिकल 39। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आर्टिकल 39A है, मतलब आर्टिकल 39 को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 39A है और यहाँ पे ओनली आर्टिकल 39 दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 39। डीपीएसपी का आर्टिकल 39 ये कहता है कि इक्वल काम के लिए इक्वल पेमेंट दिया जाएगा मैन और ह्यूमन को। इसीलिए अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब की बात करते हैं तो उसमें चाहे मैन हो या ह्यूमन हो, अगर उन दोनों का काम सेम है, इक्वल काम है, तो दोनों को बराबर सैलरी दी जाती है। जबकि हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में, तो वो क्या कहता है
कि इक्वल पे रहेगा, इक्वल काम दोनों के लिए, चाहे वो मैन हो या आदमी हो। फिर कहता है कि जो अपॉर्चुनिटीज है यानी कि जो अवसर है फॉर हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए और चाइल्ड के लिए भी ये क्या रहेगा, तो इक्वल रहेगा। अगर हम थोड़ी ब्रीफली इसके बारे में डिस्कस करें तो आर्टिकल 39 क्या कहता है कि ऑल सिटीजन्स ऑफ एक्वायर्ड मीन्स ऑफ लाइवहुड यानी कि सभी नागरिकों के पास आजीविका पर्याप्त करने के साधन का अधिकार होगा। दूसरा, भौतिक संसाधनों में स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन भलाई के लिए व्यवस्थित करना राज्य का दायित्व होगा। फिर कहा गया है कि अवॉइडिंग द कोसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू यानी कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का सकेंद्र होने से राज्य क्या होगा, तो बचाएगा। और इक्वल फॉर पे वर्क फॉर द बोथ मैन एंड ह्यूमन यानी कि पुरुष और महिलाओं दोनों को सामान्य करने के लिए क्या रहेगा, सामान्य वेतन दिया जाएगा। फिर प्रोटेक्शन करने की बात करता है किसके बारे में, पावर यानी कि हेल्थ ऑफ वर्कर, जितने भी जो वर्कर्स हैं, जितने भी जो लेबर्स हैं, उनको उनकी हेल्थ को प्रोटेक्शन करने का भी सुविधा शक्ति इसमें प्रदान की गई है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, डू नॉट अलाउ द चिल्ड्रन यानी चाइल्डहुड यानी कि किसी भी छोटे से बच्चे को जो 14 साल से कम है उसको जो माइनिंग जैसी जो फैक्ट्री है यानी कि जो केमिकल्स जैसी जो फैक्ट्रियां हैं उसमें काम करने से रोकेगा और उनके शोषण को होने से राज्य बचाएगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 39 में। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन। तो इसीलिए जो हमारा राइट आंसर इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है डी। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल है जो गांधीयन प्रिंसिपल यानी कि गांधीयन आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 40 से 48, ऑप्शन बी है आर्टिकल 41 से 48, ऑप्शन सी है आर्टिकल 42 और ऑप्शन डी है ओनली आर्टिकल 40। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 40 से लेकर के 48 तक, तो इस बीच में जितने भी जो आर्टिकल है, जो भी प्रावधान रखे गए हैं वो कौन से बेस पे रखे गए हैं, तो गांधीयन बेस पे रखे गए हैं। इस बेस पे रखे गए हैं तो गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे वो सारे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम देखते हैं इन 8 के 8 आर्टिकल में क्या दे रखा है। यदि हम गांधीयन प्रिंसिपल में बात करें तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि हर एक गांव में क्या होगा, एक सेल्फ गवर्नमेंट होगा। क्यों? क्योंकि गांव के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जो अगर हम महात्मा गांधी की एक थॉट्स की बात करें जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया इसलिए गरीब है क्योंकि इंडिया का गांव गरीब है। यदि आपको इंडिया को डेवलप करना है तो आप गांव में सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कंसेप्ट को लाइए जिसमें वहां के लोकल लोग पार्टिसिपेट करेंगे अपने गांव को डेवलप करने के लिए। और जैसे ही इंडिया का सभी गांव डेवलप होगा तो हमारी कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। ऐसी बात ये विचारधारा में आइडियोलॉजी इसमें देखने को मिलती है तो आर्टिकल 40 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 43 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर क्या होगा, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 43 में कहा है कि स्टेट क्या करेगा, जितने भी जो कॉटेज इंडस्ट्री है जैसे कि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हो गई या छोटे मोटे जो उद्योग हो गए, तो इन सबको राज्य प्रमोट करने का काम करेगा जिससे कि वहां के जो लोकल लेवल के जो पीपल्स हैं उनको भी क्या होगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि एक रोजगार और पैसा अर्न करने का, पैसा कमाने का एक साधन मिलेगा। फिर आर्टिकल 43 बी में क्या रखा गया है, प्रमोशंस करेगा स्टेट किस चीज के बारे में, जैसे कि जितनी भी जो सहकारी समितियां हैं उसमें स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रावधान को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 46 में क्या बात रखी गई, आर्टिकल 46 ये कहता है कि जो स्टेट है वो प्रमोट करेगा एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द जितने भी जो वीकर सेक्शंस हैं और सोसाइटी के अंदर पर्टिकुलर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस में कहा गया कि जो राज्य है, राज्य का ये दायित्व होगा कि जितने भी राज्य के जो कमजोर वर्ग है, विशेषकर जो अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, या हम बात करते हैं किसके, अन्य कमजोर वर्ग, उसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य दायित्व होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 47 के बारे में। आर्टिकल 47 क्या कहता है, द स्टेट सेल टेक स्टेप टू इम्प्रूव यानी कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वो पब्लिक हेल्थ और प्रोविट ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटोसेक्टिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स इंजरीज ऑफ हेल्थ। यानी कि राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य इस
मामले में कदम उठाएगा कि जितने भी जो नशीले पदार्थ हैं उन सबको रोकने के लिए, जो कि स्वास्थ्य पे ना हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उन सब के सेवन को रोकने के लिए सरकार कदम उठाएगा और ये राज्य का दायित्व होगा। आर्टिकल 48 में क्या बात रखी गई है? तो आर्टिकल 48 ये कहता है जितने भी जो मिल्क गिविंग एनिमल्स है, जैसे गाय हो गया, स्लेव्स हो गया, यानी कि जितने भी जो दूध देने वाले जो जानवर हैं उन सब के वध को रोकना राज्य का दायित्व होगा। और जितने भी जो मवेशियां हैं जो जानवरों को पालते हैं उनकी नस्ल में सुधार करने के लिए क्या करेगा? तो राज्य दायित्व होगा। ये बात रखी गई है आर्टिकल 48 में। तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था, अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें भी यही पूछा जा रहा था कि जो गांधीयन प्रिंसिपल वो हमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था 40 से, यानी कि 48 से, सॉरी 40 से 48 में। तो ये था हमारा इसका ब्रीफली आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि विच अमेंडमेंट मेड एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फंडामेंटल राइट। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि किस संविधान के द्वारा हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन क्या बना दिया गया? एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसमें आपको ये बताना, ऑप्शन ए है 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A, ऑप्शन बी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 21, फिर ऑप्शन सी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 22A, और ऑप्शन डी है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 2002 में किया गया था। इसमें ये कहा गया कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री यानी कि कंपलसरी होगा राज्य के द्वारा और पेरेंट्स के द्वारा शिक्षा प्राप्त कराना। और ये एक आर्टिकल 21A के अंदर क्या बना दिया गया? इसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यदि 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों को यदि फ्री और मुफ्त शिक्षा नहीं दी जाती है तो यहाँ पे क्या माना जाएगा कि बच्चों का जो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है उसका एवोल्यूशन किया जा रहा है। और इसी को हमने अमेंडमेंट करके किस में रखा था? तो टीपीएसपी में इसको भी अमेंडमेंट करके हमने रखा है। इसमें राज्य का भी दायित्व होगा कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। अब बात करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है पार्ट थर्ड, ऑप्शन बी है पार्ट 4, ऑप्शन सी है पार्ट 5, ऑप्शन डी है पार्ट 4A। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्ट 4 में हमें क्या देखने को मिलता है? डीपीएसपी देखने को मिलता है। पार्ट थर्ड में हमें फंडामेंटल राइट देखने को मिलता है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, पार्ट 4A में उसमें हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है जिससे अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। फिर अगर हम पार्ट 5 में बात करें तो हमें यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में देखने को मिलता है। यदि हम इसका एक छोटा सा ब्रीफली डिस्कस देखें तो हमें क्या पता, मतलब हम इसका छोटा सा ही क्या देखते हैं, एक ब्रीफली डिस्कस देखते हैं। अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 से 51 तक में देखने को मिलता है। अगर और हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी का जो आइडिया है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, जो कि 1937 में जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहाँ से कॉपी किया है? तो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो डीपीएसपी है उसको किस नाम से डिस्क्राइब किया था? तो नोवेल फीचर्स के नाम से इसे डिस्क्राइब किया था। और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को, सॉरी, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्या है? एक फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का एक दर्शन है। और ये दोनों क्या है? संविधान की एक आत्मा है। ये बात कही गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं ग्रीन वैली ऑस्टिन के द्वारा, इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है और जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है? एक कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि संविधान की अंतरात्मा के रूप में इसको एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को नोवेल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा? ऑप्शन ए है प्रेम्बल, ऑप्शन बी है
फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी, ऑप्शन डी है बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। हमने अभी जस्ट थोड़ी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का एक नोबेल फीचर है, और जो हमारा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है वो क्या है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ग्रेन जो हमारा ग्रेनविले ऑस्टिन था उनके द्वारा किस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को डिस्क्राइब किया गया था कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हमने जस्ट फिफ्थ क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका राइट आंसर टिक करेंगे। तो ऑप्शन पूछा जा रहा है, मतलब ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी है डीपीएसपी और ऑप्शन डी है फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 8 क्वेश्चन के बारे में। 8 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉट करेक्ट है, यानी कि वो डीपीएसपी का एम स्थापित नहीं करता है। यहाँ पे नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। इसमें कह रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें से ऐसा कौन सा एक ऑप्शन है जो डीपीएसपी के जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को स्थापित नहीं करता। ऑप्शन ए है वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी है सोशल डेमोक्रेसी, ऑप्शन डी है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि इसका राइट क्या है, आंसर क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो, यानी कि वो डीपीएसपी के जो लक्ष्य है उसको स्थापित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए हमें क्या दिया गया है, तो फंडामेंटल राइट दिया गया है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। और ये तीनों जो हमारे पास ऑप्शन है ये सारे एम एस्टेब्लिश करता है किसके, तो फंडामेंट यानी कि डीपीएसपी का। अब बात करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड मेंशर्ड इन विच आर्टिकल, यानी कि इसमें यह बताना है कि जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो कि राज्य का दायित्व होगा प्रोवाइड कराना पुअर सेक्शंस के लोगों को, ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 39 ए, सॉरी आर्टिकल 39, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39 ए, ऑप्शन सी है आर्टिकल 43 ए और ऑप्शन डी है आर्टिकल 48 ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 39 ए में क्या रखा गया है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इट एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। यानी कि अगर हम बात करें राज्य का ये दायित्व होगा जितने भी जो पुअर सेक्शंस के जो पीपल होंगे उनको इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल यानी कि लीगल एड प्रोवाइड कराना किसका दायित्व होगा, तो राज्य का दायित्व होगा। और ये हमने कब जोड़ा था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में किया गया था उसमें हमने अमेंडमेंट इसे करके जोड़ा था, इसलिए कहा गया है इसे आर्टिकल 39 ए। यदि हम इसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस किए गए थे हमें डीपीएसपी के अंदर। यानी कि अगर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो क्या है, तो इसमें पार्ट 4 के अंदर क्या है, तो कुछ चीजें ऐड की गई थी अमेंडमेंट करके। जैसे कि आर्टिकल 39 ए में क्या रखा गया कि स्टेट का ये काम होगा फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना पुअर सेक्शंस को। फिर 43 ए में क्या रखा गया कि जो पार्टिसिपेशन होगा वर्कर का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें भी उद्योग में जो श्रमिक की जो भागीदारी होगा उसको प्रबंध करना राज्य का दायित्व होगा। और 48 ए में क्या रखा गया कि प्रोटेक्शंस और इम्प्रूव इन्वायरमेंट को करना ये राज्य का भी दायित्व होगा। ये सारी चेंजेस किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तो ये सारे प्रावधान किस में रखे गए थे, तो डीपीएसपी में ऐड किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये बताना है कि किस आर्टिकल को अमेंड करके प्रोविंस ऑफ मिनिमाइज inequalities in income, status, facilities and opportunities by the 44th Constitution Amendment Act 1978। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि जो 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों में जो असमानता को कम करने के जो प्रावधान करने के लिए किस
आर्टिकल में अमेंडमेंट किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 43A, ऑप्शन डी है आर्टिकल 48A। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। यानी कि अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। यदि हम आर्टिकल 38 की बात करें, वो हमें किस में देखने को मिलता है? सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा सामाजिक सिद्धांत है, समाजवादी सिद्धांत है, तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में जो असमानता है उसको कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये बात रखी गई थी आर्टिकल 38 में। अब बात करते हैं किसके बारे में? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में, कि उसमें क्या बात कही गई। अगर हम वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1977 में, इसमें दो धारा यानी कि दो क्लोजेस जो कि हमारा आर्टिकल 38 में उसमें शामिल किया गया, जो ये घोषित करेगा कि जो राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए और जो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच स्थित सुविधाएं एवं अवसरों की जो संबंधित असमानता है उसको खत्म करने का प्रयास करेगा। और इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो ये था हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 38। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया और एक ओवरव्यू रिकॉल किया अपने चैप्टर 8 को, तो वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा और आपको एक अच्छी तरीके से चैप्टर को एक बार फिर से रिकॉल हो गया होगा विद एमसीक्यू क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के साथ। यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे बुक जितने भी यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड बुक है वो आपको फ्री में पीडीएफ फॉर्म में आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर 9, जो कि है हमारा किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे पार्ट 4 को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है। तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।